हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौतम सर स्टडी एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ गए होंगे कि इस वीडियो में हम लोग सीटेट के 30 प्रश्नों का हल करने वाले हैं। तो ऐसे विद्यार्थी या अभ्यर्थी जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और जो लोग 8 फरवरी 2026 का पेपर देने वाले हैं, तो वो लोग भी इस वीडियो को देख करके अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं कि उनकी कितनी तैयारी अभी सीडीपी में हो गई है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, प्रश्न 1, यह देखकर कि उनका पुत्र रवि पढ़ने में बहुत रुचि लेता है और वर्ष तीन वर्ष की आयु में ही पढ़ सकता है। उसके माता पिता ने उसे बहुत सी पुस्तकें दिलाई। माता पिता के प्रोत्साहन के कारण रवि की पढ़ने की क्षमता उसकी आयु से कहीं आगे बढ़ गई है। उपरोक्त उदाहरण से विकास के किस सिद्धांत का पता चलता है? आपने प्रश्न समझ लिया होगा। अब आप लोग आंसर दे सकते हैं। 4 ऑप्शन है, उसमें से आप लोग अपना आंसर चयन करके दे सकते हैं। पहला है, विकास की किसी निश्चित मार्ग का अनुसरण नहीं करता। विकास समीपस्थ होता है। विकास शीर्षपाद होता है। विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिमाण है। यह है ऑप्शन डी। आप इसमें से बताइए, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, विकास अनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिमाण है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न 2, विकास की वह अवस्था कौन सी है जिसमें परिवार की तुलना में साथियों की राय अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है? यानी बालक के लिए परिवार से ज़्यादा दोस्त महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो वो कौन सी आयु? आपके सामने 4 ऑप्शन है, शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था। तो आपका सही जवाब होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में बच्चे अपने परिवार से ज़्यादा अपने दोस्तों की सुनते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 3, स्वतंत्रता की स्थापना, अस्मिता यानी पहचान का विकास तथा अमूर्त चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? आपके सामने ऑप्शन है, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्कावस्था। इसका सही जवाब होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में अमूर्त चिंतन की स्थिति आ जाती है बच्चों में। प्रश्न नंबर 4, सामाजिकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, सभी संस्कृतियों में सामाजिकरण समान होता है। ऑप्शन बी, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं शामिल होते हैं। सामाजिकरण परिवार सामाजिकरण की द्वितीयक संस्था है। सामाजिकरण केवल विद्यालय में होता है। तो इसका सही जवाब होगा, सामाजिकरण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई संस्थाएं शामिल होती हैं। ऑप्शन है बी। देखिए, सामाजिकरण सिर्फ ना तो विद्यालय में हो सकता है और केवल कहें कि परिवार में ही सामाजिकरण होता है, तो नहीं। विद्यालय और पर्यावरण दोनों, यानी विद्यालय और परिवार दोनों सामूहिक रूप से बच्चे के विकास में सहयोग करते हैं। तो ऑप्शन इसका सही होगा बी। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। यह कथन किस सिद्धांत से संबंधित है? यानी बच्चा अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए है व्यवहारवाद, बी रचनावाद, सी मानवतावाद और डी अनुकरण सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा रचनावाद। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, रचनावाद। चलिए, आप लोग क्वेश्चंस का आंसर देते रहिएगा बीच बीच में, क्योंकि आपको अपना जो तैयारी का स्तर है वो चेक करना है आपको। तो प्रश्न नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन विकास के सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन ए, विकास सभी बच्चों में समान होता है। विकास केवल आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। विकास एक सतत प्रक्रिया है या विकास अचानक होता है। तो बताइए आप लोग इसका आंसर। इसका सही जवाब होगा विकास एक सतत प्रक्रिया है। ऑप्शन सी। एक्सप्लेन ज़्यादा मैं नहीं करूँगा, एक्सप्लेनेशन की वीडियो दूसरा बनाऊंगा मैं। इसमें आप लोग सिर्फ क्वेश्चन को हल करिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन ए है शिक्षक, बी पाठ्यपुस्तक, सी बच्चा, डी परीक्षा। सीखने की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है?
तो वो होता है बच्चे का। किसका होता है? बच्चे का होता है। ऑप्शन सी। प्रश्न 8 है, बच्चा किसी कार्य को करते समय स्वयं से बात करता है, उसे क्या कहा जाता है? यानी जब आप खुद से बात करेंगे, यानी बच्चा खुद से बात करेगा किसी चीज़ को सीखते समय, तो उसे क्या कहेंगे? सामाजिक भाषण, निज भाषण, सार्वजनिक भाषण या मौन भाषण? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, निज भाषण। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है भावात्मक अस्थिरता, बी अमूर्त चिंतन, सी पूर्ण भावनात्मक परिपक्वता, डी है पहचान की खोज। तो किशोरावस्था की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा भावनात्मक अस्थिरता। ऑप्शन ए, सॉरी ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा इसका, पूर्ण भावनात्मक परिपक्वता। प्रश्न 10 है, बहुबुद्धि सिद्धांत यानी मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी किसने दिया? तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए। इसका सही जवाब होगा हार्वर्ड गार्डनर, यानी ऑप्शन बी। 9 प्रकार के उन्होंने बुद्धि बताया है अपने सिद्धांत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11, निम्न में से कौन सी बुद्धि गार्डनर की सूची में शामिल है? यानी कि गार्डनर ने जो 9 बुद्धि बताए हैं अपनी सूची में, उनमें से कौन शामिल है इसमें? सामाजिक, सांगीतिक, नैतिक और आध्यात्मिक? तो इसका सही जवाब होगा संगीतिक, यानी संगीतीय बुद्धि कहते हैं। यानी ऐसे लोग जो सिंगर हैं या जो म्यूजिक की ज़्यादा पहचान रखते हैं, उनमें संगीतिक बुद्धि होती है। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 12 में देखते हैं, ADHD से पीड़ित बच्चों में सामान्यतः क्या पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ध्यान की कमी। यानी कि ऐसे बच्चे एक जगह ध्यान लगा नहीं सकते हैं, यानी कि उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता है, बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 13 है, समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग सोच कर बताइए। ऑप्शन ए है कमज़ोर बच्चों को अलग करना, सभी बच्चों को समान अवसर देना। ऑप्शन सी केवल प्रतिभाशाली बच्चों पर ध्यान देना। ऑप्शन डी परीक्षा परिणाम सुधारना। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सभी बच्चों को समान अवसर देना। यानी समावेशी की बात कर रहे हैं तो सभी को शामिल करके चलना है। ऑप्शन बी। अब प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा रचनात्मकता का घटक नहीं है? यानी कौन रचनात्मकता का घटक नहीं है? ऑप्शन है ए मौलिकता, बी लचीलापन, सी अभिसारी चिंतन और डी है प्रवाह। तो रचनात्मकता का जिसमें घटक जो नहीं है वो है अभिसारी चिंतन। देखिए, अभिसारी चिंतन का मतलब होता है जब बच्चा किसी एक चीज़ को हल करने के लिए सिर्फ एक ही तरीके से सोचता है, या किसी समस्या को समाधान करने के सिर्फ एक ही तरीके का प्रयोग करता है, या सोचता है एक तरीके से सोचता है, तो उसे अभिसारी चिंतन कहते हैं। सीटेट में इसको निगेटिव मानते हैं। प्रश्न संख्या 15, सीखना पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। इसमें देखिए प्रश्न में कह रहा है सीखना पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका सही जवाब होगा स्किनर। ये व्यवहारवादी हैं। सीखना पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है, तो पुरस्कार और दंड दोनों ही बाह्य अभिप्रेरणा है। तो इसका सही जवाब होगा स्किनर, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 16, बाइगोत्स्की के अनुसार, यानी बाइगोत्स्की के अनुसार सीखने का सबसे महत्वपूर्ण माध्यम क्या है? तो उनके यानी कि इस प्रश्न के हिसाब से इसका सही जवाब क्या होगा, आप लोग बताइए। ऑप्शन ए है पाठ्य पुस्तक, बी है सामाजिक अंतःक्रिया, सी है परीक्षा और डी है अनुकरण। तो इसका सही जवाब होगा सामाजिक अंतःक्रिया। जेडपीटी का सिद्धांत भी बाइगोत्स्की ने दिया था। बाइगोत्स्की एक रसियन मनोवैज्ञानिक हैं, रूस के हैं।
अगला प्रश्न यानी 17वां प्रश्न है, जेडपीडी का पूरा रूप क्या है यानी फुल फॉर्म क्या है। तो ये बहुत बार प्रश्न में आता है, तो आप लोग बताइए कि जेडपीडी का पूर्ण रूप क्या होगा। ऑप्शन ए है जोन ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शन में से आप अपना सही ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसका सही जवाब होगा, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। जेडपीडी का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी समीपस्थ विकास का क्षेत्र। इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। मोरल डेवलपमेंट थियरी किसने दिया है। तो इसका सही जवाब होगा कोहलबर्ग। किसने दिया है, कोहलबर्ग ने दिया। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 19 की तरफ चलते हैं। आंतरिक प्रेरणा यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन का उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए आप लोग। पुरस्कार के लिए पढ़ना, डर के कारण पढ़ना, ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना, अंक लाने के लिए पढ़ना। तो आपको बता दूं कि वह प्रेरणा जो आप खुद, आपके अंदर खुद जनरेट होती है। जैसे कि आप मान लीजिए किसी चीज़ को बहुत सीखना चाहते हैं। जब बालक कोई चीज़ सीखने के लिए खुद से प्रेरित होता है, अपने आप प्रेरित होता है उस चीज़ को करने के लिए, तो उसे आंतरिक प्रेरणा कहा जाता है। पुरस्कार तो बाह्य प्रेरणा है, और अंक लाने के लिए बाह्य प्रेरणा प्रदर्शन के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ज्ञान प्राप्ति के लिए पढ़ना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 20 है, सीखने में त्रुटि को क्या माना जाना चाहिए। असफलता, दंडयोग, सीखने का अवसर या कमजोरी। तो इसका सही जवाब होगा सीखने का अवसर। देखिए, जब बच्चा कोई नई चीज़ को सीखता है तो त्रुटि करता है। अगर अध्यापक के पद पर होते हुए अगर आप ये देखते हैं कि बच्चा सीखने में गलती कर रहा है, यानी वो गलत है, तो उसको दंड दें या कुछ करें, तो ये गलत है। जब बच्चा त्रुटि करता है, यानी जब कुछ नया सीखता है, तो उसमें गलती होना स्वाभाविक है। यानी सीखने का प्रतीक माना जा सकता है या सीखने का संकेत है त्रुटि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, सीखने का अवसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21, एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में किस प्रकार के रिपोर्ट कार्ड पर जोर दिया गया है। अंक आधारित, बी है 360 समग्र रिपोर्ट कार्ड, सी है रैंक आधारित, डी है वार्षिक रिपोर्ट। तो इसका सही जवाब होगा 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है इस परीक्षा के लिए। ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 22 है, सहकारी अधिगम यानी कोऑपरेटिव लर्निंग से क्या बढ़ता है। कोऑपरेटिव मतलब साथ साथ या समूह में अध्ययन से क्या बढ़ता है। ऑप्शन ए है भय, प्रतिस्पर्धा, सामाजिक कौशल या दंड। तो इसका सही जवाब होगा भय तो हो ही नहीं सकता है, कंपटीशन आप करवा नहीं सकते हैं, दंड दे नहीं सकते हैं। तो इसका सही जवाब है सामाजिक कौशल, यानी ऑप्शन सी सही है। प्रश्न संख्या 23 है, निम्न में से कौन सी विधि बाल केंद्रित शिक्षण को बढ़ावा देती है। यानी बाल केंद्रित की बात करें तो जो बाल केंद्रित होता है इसमें बच्चे के हिसाब से सारा कुछ किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन में से आप चयन कर सकते हैं। पहला है व्याख्यान विधि, दूसरा है रटंत विधि, तीसरा है परियोजना विधि, या डी है नोट्स लिखवाना। तो देखिए, इसका सही जवाब आप एलिमिनेट भी करके कर सकते हैं। नोट्स लिखवाना नहीं हो सकता है, व्याख्यान विधि प्राइमरी में है नहीं, रटंत विधि गलत है। तो इसका सही जवाब होगा परियोजना, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। एलिमिनेशन विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं परीक्षा में, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है तरीका ये। ऑप्शन यानी प्रश्न संख्या 24 है, सीखने की प्रक्रिया में पूर्व ज्ञान का क्या महत्व है। ऑप्शन ए कोई महत्व नहीं, ऑप्शन बी बाधा उत्पन्न करता है, ऑप्शन सी नए ज्ञान की नींव बनाता है या नए ज्ञान की नींव बनता है, डी है भ्रम पैदा करता है। देखिए, अगर आप कोई चीज़ पहले से सीख लिए हैं तो भ्रम तो पैदा करेगा नहीं वो चीज़। कोई महत्व उसका ऐसा नहीं कि कोई महत्व ही नहीं है जो आप पहले से सीखे हैं। या बाधा उत्पन्न करता है तो बाधा उत्पन्न पूर्व ज्ञान नहीं कर सकता है। यानी इसका सही जवाब होगा नए ज्ञान की नींव बनता है। आप पहले से कोई चीज़ सीखे हैं तो आगे उस पर आधारित नई चीज़ को आसानी से सीख सकते हैं, ये होता है इसका मतलब। ऑप्शन सी।
प्रश्न संख्या 25 है, निम्न में से कौन सी भावना सीखने को प्रभावित करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, भय, खुशी, प्रेम या सभी। देखिए, सीखने को प्रभावित करती है कौन सी, तो इसका सही जवाब होगा सभी। ज़्यादा भयभीत रहेंगे तब भी आप सीख नहीं सकते हैं, अधिक खुशी रहेंगे तब भी नहीं सीख सकते हैं कोई चीज़, यानी ज़्यादा प्रेम की तो बात ही नहीं आती है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। संवेग की बात की गई है। प्रश्न संख्या 24 आपके सामने है, बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का मुख्य कारण क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस होता है उसका मुख्य कारण क्या है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, आनुवंशिकता और पर्यावरण या विद्यालय। तो इसका एकदम सही जवाब होगा ऑप्शन सी, आनुवंशिकता और पर्यावरण। प्रश्न संख्या 27, एक रचनात्मक कक्षा की पहचान क्या है? मौन वातावरण, केवल शिक्षक बोलता है या प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, दंड का भय। तो रचनात्मक कक्षा की पहचान क्या है? कैसे करेंगे कि कोई कक्षा, कैसे आप पहचान करेंगे देख कर कि कोई कक्षा रचनात्मक है कि नहीं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, मौन वातावरण, अगर कक्षा ही बहुत शांत रहेगा तो आप भय का माहौल होगा तभी शांत होगा। केवल शिक्षक बोलता है, ये भी गलत हो जाएगा। प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता, ये आपका ऑप्शन सही है। अगर बच्चा स्वतंत्र होकर के अध्यापक से प्रश्न पूछता है तो इसका मतलब ये है कि वह कक्षा रचनात्मक कक्षा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 28, निम्न में से कौन सा बाल केंद्रित मूल्यांकन है? तो इसका सही जवाब होगा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बाल केंद्रित है, सच्चाई है इसमें, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बोर्ड परीक्षा नहीं है, रैंक प्रणाली नहीं है, वार्षिक परीक्षा नहीं है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 29 है, बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? रटंत अभ्यास, केवल उत्तर बताना, प्रश्न पूछने के अवसर देना, दंड देना। तो रटंत, देखिए इस पे में एलिमिनेट कर सकते हैं, जो आपको गलत लगते हैं उनको पहले ही। रटंत का अभ्यास गलत है, केवल उत्तर बताना ये भी गलत है, दंड देना ये भी गलत है, लेकिन पूछने का अवसर देना यही सही है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, एक प्रभावी शिक्षक की भूमिका क्या होती है? केवल विषय पढ़ाना, अनुशासन लागू करना, मार्गदर्शक और सहायक बनना, केवल परीक्षा लेना। देखिए, परीक्षा लेना तो नहीं होता है, केवल विषय पढ़ाना भी नहीं होता है, अनुशासन लागू करना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन केवल अनुशासन से कुछ नहीं हो सकता। मार्गदर्शक और सहायक बनना, आज के समय में अध्यापक को मार्गदर्शक और सहायक बनना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस सेशन को बहुत ध्यान से देखा होगा और समझा होगा, और इसे देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि अभी तक आपकी सीटेट के क्षेत्र में, यानी इस परीक्षा को देने के लिए आप कितने अपने आप को तैयार कर चुके हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और आने वाले सीटेट में अच्छा स्कोर करेंगे सीडीपी में। तो इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है गौतम सर स्टडी एकेडमी। इस पर नियमित तौर से आप लोगों को सीटेट से संबंधित सभी विषयों के प्रश्न पत्रों को एक ऑब्जेक्टिव फॉर्म में एक्सप्लेनेशन के साथ दिखाया जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग इस चैनल को विजिट किए और फुल वॉच किए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।